Okay, so hello everyone, welcome to the class of design of steel structure. And from today's class I am going to start a new topic, that is design of compression member, and this is lecture number 27. So let us start the session. First of all we will see the definition of compression member, है ना. आप compression member किसको बोलेंगे? So any member which is subjected to two equal and opposite compressive forces, compressive forces बोले या फिर एक्सियल लोड बोले, है ना. compressive forces बोले या फिर एक्सियल लोड बोले, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम डिजाइन करेंगे कंप्रेशन मेंबर का, वो ये मान कर डिजाइन किया जाएगा कि वो क्या है, एक्सियली लोडेड है. कुछ नहीं बोला है तो क्या है, वो एक्सियली लोडेड है. At its ends is called compression member. Once again I am repeating the definition, that any member which is subjected to two equal and opposite compressive forces, at its ends, कहाँ फोर्स लग रहा होगा, एंड पे लग रहा होगा, is called compressor member, है ना. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये कोई मेंबर है, ठीक. ये कोई क्या है, मेंबर है. इसके दोनों अपोजिट डायरेक्शन से क्या लग रहा है, इस पे लोड लग रहा है P. तो इस पार्टिकुलर मेंबर को हम क्या बोल देंगे, कंप्रेशन मेंबर बोल देंगे, है ना. दिस इज एग्जांपल ऑफ क्या हो गया आपका, कंप्रेशन मेंबर. लेट अस मूव द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. अब इसका एग्जांपल को देखेंगे, वन बाय वन करके क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इसका है स्ट्रट. क्या है, स्ट्रट है. इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रट पढ़ेंगे, है ना. सो कहता है इट इज ए कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन ट्रस. ये क्या है, एक टाइप का कंप्रेशन मेंबर है जिसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, ट्रस में करेंगे, है ना. कहाँ पे करेंगे, ट्रस में करेंगे. होता है इट इज जनरली इंक्लाइंड. जनरली क्या होता है, इंक्लाइंड होता है, बट मे बी वर्टिकल आल्सो. वर्टिकल भी हो सकता है. अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी देखिए ये फिगर से आप पहले से आप परिचित हैं, है ना. इसको बोले थे टाई मेंबर, जो कि क्या था, एक टेंशन मेंबर है. बट ये जो इंक्लाइंड मेंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों, है ना, ये क्या है आपका, कंप्रेशन मेंबर है. एक टाइप का क्या है, कंप्रेशन मेंबर है. इसको क्या बोले, स्ट्रट बोले हैं. जब आप ऊपर से कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ये दोनों स्ट्रट क्या लेगा, कंप्रेसिव लोड लेगा, है ना. जबकि ये जो बॉटम बीम है वो क्या है, टेंशन लेगा, है ना. तो एग्जांपल है किसका, कंप्रेशन मेंबर का. कंप्रेशन मेंबर, है ना. सो ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए आपका इंपॉर्टेंट है. अभी ये नंबर ऑफ है जो न्यू टर्मिनोलॉजी आएगा, जिसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. तो पहला डिस्कस किया मैंने एग्जांपल के तौर पे स्ट्रट. स्ट्रट क्या होता है, एक टाइप का क्या है, कंप्रेशन मेंबर है, जो कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रस में यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करेंगे, ट्रस में यूज करेंगे. ये इंक्लाइंड हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है. जनरली क्या होता है, इंक्लाइंड होता है. जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये क्या है, इंक्लाइंड है ना. ये क्या है, इंक्लाइंड है, बट ये वर्टिकल भी हो सकता है ना. मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है कंप्रेशन मेंबर का, कॉलम, और इसको एक्सटेंशन एंड पोस्ट, है ना. देखिए इंडिया में इसका नाम कॉलम है. इंडिया में तो कॉलम बोलते हैं, लेकिन एक्सटेंशन और पोस्ट है जो यूके और यूएसए में बोला जाता है. कहाँ बोला जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको अभी अभी इंग्लैंड बोलते हैं, है ना. यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए. तो यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए में इसका नाम क्या है, एक्सटेंशन और पोस्ट. जबकि इंडिया में जनरली क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, है ना. तो ये क्या होता है, कहता है दीज आर वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर. ये क्या होगा, स्ट्रट और कॉलम में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस अभी पता चल जाएगा. ये क्या है, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है, जबकि स्ट्रट क्या होता है, इंक्लाइंड होता है ना. क्या है, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर्स है. सपोर्टिंग फ्लोर किसको सपोर्ट करेगा, फ्लोर को सपोर्ट करेगा और गटर को सपोर्ट करेगा, है ना. इन बिल्डिंग, इसका कहाँ यूज करते हैं, बिल्डिंग में यूज करते हैं, है ना. इसका कहाँ यूज करेंगे, बिल्डिंग में यूज करेंगे. तो जो कॉलम होगा वो किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्लोर को करेगा या फिर और गर्डर को करेगा. गर्डर क्या है,
गडर एक टाइप का बीम ही होता है जिसका स्पान क्या होता है, काफी लॉन्गर स्पान होता है ना, स्पान काफी क्या होता है, लॉन्गर होता है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गया किसका, कंप्रेशन मेंबर का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। कहता है दीज आर यूज फॉर हेवी लोड्स। सो स्ट्रट है जो जनरली लाइट लोड के लिए यूज करते हैं, स्ट्रट है जो किसके लिए यूज करते थे, फॉर लाइट लोड के लिए यूज करते हैं ना, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लाइट लोड। जबकि आपका कॉलम है वो किसके लिए यूज करते हैं, हेवी लोड के लिए यूज करते हैं, है ना, ये किसके लिए यूज करेंगे, हेवी लोड के लिए यूज करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन मेंबर इज बूम। ये क्या है, बूम, है ना, बूम। तो बूम क्या होता है, कहता है इट इज ए कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन क्रेन। कहाँ पे यूज करते हैं, क्रेन में यूज करते हैं। स्ट्रैट यूज करते थे ट्रस में, कॉलम यूज करते थे बिल्डिंग में, और बूम कहाँ पे यूज करते हैं, क्रेन में। अगर नहीं समझ में आया है तो चूंकि ये आपका इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है तो इसको मैं दिखाता हूँ। ये क्या है, यही आपका है बूम। इसको क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। ये होता कैसा है, ये कुछ इस तरह से जब क्रेन लोड को लिफ्ट करता है तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना। जब लोड को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें कंप्रेसिव लोड है जो डेवलप होगा। इसमें क्या होगा, कंप्रेसिव लोड है जो डेवलप होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, हुक है, ये हुक है, ये क्या है, हुक है। इसी में क्या करेंगे, कोई भी लोड को क्या करेंगे, इसमें फिक्स करेंगे, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको लिफ्ट करेंगे, ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको मूव करके उसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, है ना। तो प्लेसिंग के दौरान क्या होगा, बूम जो होगा वो क्या होगा, अंडर सब्जेक्टेड ऑफ कंप्रेसिव लोड होगा, अंडर सब्जेक्टिव ऑफ कंप्रेसिव लोड होगा, है ना। तो एक इसका एग्जांपल है आपका, ये भी एक टाइप का क्या है, कंप्रेशन मेंबर है ना। तो देख लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको ऐसा क्रेन मिल जाएगा। एक क्या है आपका, क्रेन है ना, ये क्रेन है जो हेवी लोड को लिफ्ट करने में यूज होता है, यूज टू लिफ्ट हेवी लोड, हेवी लोड्स, है ना। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आप पढ़ते होंगे, 6 सेमेस्टर में पढ़ना है ना, ये सब इसके बारे उसमें पढ़ेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। फिगर को अगर सही से समझते हैं तो आपको क्या होगा, ज़्यादा दिन तक ये ड्यूरेबल रहेगा, है ना। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सारा आपको सेम ही दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका प्रिंसिपल राफ्टर। राफ्टर बोलें, प्रिंसिपल राफ्टर, या सिंपली राफ्टर बोलें, है ना। राफ्टर भी कई टाइप का होता है, आपका प्रिंसिपल राफ्टर होता है, कॉमन राफ्टर होता है, अभी हम देखेंगे। सो इट इज ए टॉप कॉर्ड। ये क्या होता है, इट इज ए टॉप कॉर्ड कंप्रेशन मेंबर यूज्ड इन रूफ ट्रस। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, रूफ ट्रस में यूज करते हैं, है ना। ये कहाँ पे यूज होगा, रूफ ट्रस में यूज करते हैं। देखिए अगर नहीं समझ में आया तो ये क्या है, एक टाइप का क्या है, रूफ ट्रस है ना, एक टाइप का क्या है, रूफ ट्रस है, ठीक है। सो इसको तो स्ट्रट बोले थे, ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इसको क्या बोले थे, स्ट्रट बोले थे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, स्ट्रट है ना। एक टाइप का किंग पोस्ट है, दो टाइप का ट्रस होता है जनरली, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ किंग पोस्ट, ठीक। इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, अभी हमको समझना है राफ्टर के बारे में कि राफ्टर किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंड में जो दो आपका इंक्लाइंड मेंबर है, इंड में जो दो आपका इंक्लाइंड मेंबर है, ये आपका क्या है, जो इंड में रहेगा उसको बोलेंगे प्रिंसिपल राफ्टर, और इंटरमीडिएट में होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन राफ्टर, है ना। क्योंकि इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह से क्या होगा, रूफ होगा, इस तरह से क्या होगा, रूफ होगा, है ना। सो इस तरह से होगा तो क्या होगा, एक इधर एंड में होगा और एक इधर एंड में होगा, बाकी इंटरमीडिएट में भी बहुत सारा होगा, इंटरमीडिएट में भी क्या होगा, बहुत सारा इस तरह से मेंबर होगा, है ना। इस तरह से क्या होगा, इंटरमीडिएट में भी बहुत सारा मेंबर होगा, लेकिन जो इंड में मेंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर बोलेंगे। इंड वाला को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर बोलेंगे। और जो मिडिल में होगा, है ना, इसका दो एंड होगा ना, तो दोनों एंड की तरफ एक एक राफ्टर होगा, तो दोनों को क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल राफ्टर बोल देंगे। जबकि जो आपका मिडिल में होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉमन राफ्टर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन राफ्टर। सो प्रिंसिपल राफ्टर बोले या कॉमन राफ्टर बोले, बोथ आर एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन मेंबर, है ना। दोनों किसका एग्जांपल है, कंप्रेशन मेंबर का एग्जांपल है। तो ये सब चीज क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिलेंडर रेशियो के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, सिलेंडर रेशियो के बारे में। सिलेंडर रेशियो को हम लोग
डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा से। किसको डिनोट करेंगे? लैम्डा से। इसको डिनोट करेंगे लैम्डा से, है ना। सिलेंडर रेशियो जो होता है एक क्या है? एक टाइप का रेशियो है, नाम से ही पता चलता है। ये क्या है? एक टाइप का रेशियो है। किसका किसका रेशियो है देखते हैं अभी। ये रेशियो है इफेक्टिव लेंथ, पेशेंटली सुनना है, इफेक्टिव लेंथ टू द सिलेंडरनेस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ को लिखते हैं K इंटू एल, और रेडियस ऑफ गायरेशन को लिखते हैं R, है ना। तो क्या हो गया? KL अपॉन R। अब यहाँ पर देखिए दो टर्म आया है, एक आया है इफेक्टिव लेंथ और दूसरा आया है रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में हम आज कवर करेंगे, जबकि रेडियस ऑफ गायरेशन और किससे रिलेटेड है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। तो इसको मैं कवर करूंगा उस टॉपिक में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। सो इफेक्टिव लेंथ ये क्या हो गया? KL अपॉन R। अभी K क्या है, L क्या है, R क्या है, अभी इसको हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इसको किससे लिखे? K इंटू एल से लिखे, या फिर इसको एल इफेक्टिव ही बोलते हैं। एल इफेक्टिव इसको बोला जाता है। ये होता क्या है? पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। कहता है कि इट इज ए लेंथ ऑफ इट इज लेंथ ऑफ buckled column, buckled column it is the length of buckled column। किसका लेंथ है? कॉलम बकलिंग करने के बाद जब लोड लगाएंगे तो कॉलम क्या होगा? बकल होगा। उसके बाद का जो लेंथ होगा कॉलम का, उसी को क्या बोल देंगे? इफेक्टिव लेंथ बोल देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, अभी देखते हैं और अच्छे से इसको, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? सेकेंड डेफिनेशन, और इट इज लेंथ between points of contraflexure है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? पॉइंट एट विच दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट changes changing their sign, है ना। ऐसा पॉइंट जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता हो, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, बहुत बार डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। साइन चेंज करने का मतलब क्या है? अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, सो थोड़ा पेशेंस रखिए, है ना। मतलब
हॉगिंग से सैगिंग में जाएगा या फिर सैगिंग से हॉगिंग में आएगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा या पॉजिटिव से निगेटिव में आएगा, है ना। सो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये कोई फिक्स्ड बीम है, ये क्या है, कोई फिक्स बीम है ना, फिक्स बीम है, ठीक, विच इज सब्जेक्टेड अंडर द लोड ऑफ यूडीएल। इस पे कौन सा लोड लग रहा है, यूडीएल लग रहा है ना। इस पे क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल लग रहा है, कितना, डब्ल्यू का, ठीक है। तो इसके कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाया जाए, है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, है कि नहीं, इस तरह से बनेगा। अभी कैसे बना ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमें समझना है पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ वापस क्या है, निगेटिव है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव हुआ है या फिर पॉजिटिव से निगेटिव हुआ है। तो एक पॉइंट तो ये दिख रहा है, दूसरा पॉइंट ये दिख रहा है ना। तो इस दोनों पॉइंट को क्या बोल देंगे, इस दोनों पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, पीओसी। क्लियर है, यानी फिक्स्ड बीम में कितना पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर होगा, 2, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, फिक्स्ड बीम में कितना पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर होगा, 2 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर, है ना। अब देखिए ये हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, इंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो आपका इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ depends on end condition, end कंडीशन किस पे डिपेंड करेगा, इंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मतलब जो आपका कॉलम है वो इंड पे क्या है, फिक्स है या फिर पिन है या फिर हिंज है ना, इस टाइप पे डिपेंड करेगा। अभी देखेंगे उसको वन बाय वन करके। सो इफेक्टिव लेंथ किस पे डिपेंड करेगा, इंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस बीम का यदि प्लास्टिक कर्व बनाया जाए, है ना, इस बीम का यदि इलास्टिक कर्व बनाया जाए, सॉरी इलास्टिक कर्व यदि बनाया जाए, इलास्टिक कर्व क्या होता है, मतलब एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि बीम किस तरह से बेंड हो रहा होगा। बीम पे यदि लोडिंग करेंगे तो किस तरह से क्या हो रहा होगा, बेंड हो रहा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। तो इसको जब इमेजिन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए तो ध्यान से, ये कुछ इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा, है ना, इस तरह से बेंड करने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन ये जो फिक्स सपोर्ट है वो क्या लगाएगा, मोमेंट लगाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि बीम क्या हो रहा होगा, बेंडिंग होगा। जब बेंड होगा तो यहाँ पे स्लोप क्रिएट होने लगेगा, दोनों एंड पे क्या होगा, स्लोप क्रिएट होने लगेगा। तो जो फिक्स्ड एंड है, जो फिक्स्ड एंड सपोर्ट है, वो क्या करेगा, अपना मोमेंट लगा देगा इसको, ताकि स्लोप क्या हो जाए, फिर से स्लोप क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, फिर से क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। क्योंकि फिक्स एंड क्या होता है आपका, स्लोप अलाउ नहीं करता, स्लोप अलाउ नहीं करता, है ना, है कि नहीं। तो देखिए इसी बीम को जिस तरह से यहाँ पे फिक्स बीम हम कंसीडर किए हैं, उस तरह से फिक्स कॉलम भी तो कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो अब हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं फिक्स कॉलम का, ठीक है। किसका एग्जांपल ले जा रहे हैं, फिक्स कॉलम का। ये आपका क्या है, फिक्स कॉलम है। जब इसको लोडिंग करेंगे, जब इस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये सैग करेगा कुछ, है ना, एक कुछ इस तरह से बकल करेगा,
इस तरह से कुछ क्या करेगा, वक्ल करेगा, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर भी मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है। कहाँ पे, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, है ना। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो दूरी होगा, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के बीच का जो दूरी होगा, इसी को तो बोलते हैं एल इफेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं, एल इफेक्टिव, जिसका वैल्यू होता था के इंटू एल। ठीक है, तो एल क्या है, एल है एक्चुअल लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ। एल क्या है, एक्चुअल लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ, एंड टू एंड, यहां से लेके यहां तक, है ना। एल क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ, है ना। तो लिख लेते हैं, ठीक है। एल क्या है, एल आपका है एक्चुअल लेंथ और इसका एक और नाम है अनसपोर्टेड लेंथ। अनसपोर्टेड लेंथ, है ना, अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर सिंपल वे में इफेक्टिव लेंथ का डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या हम लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। इट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट्स, है ना। क्योंकि मोमेंट जब चेंज हो रहा है तो ध्यान से देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो बिना जीरो हुए तो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि पहले तो क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो हम लिख सकते, ये भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, है ना। डेफिनेशन अपने आप निकल के आता है, अगर आप सही से इसको समझते हैं तो डेफिनेशन अपने आप निकल के आ जाएगा बाहर, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, है ना। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। नाउ मूव टू द, सो एल तो हो गया एक्चुअल लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ। के क्या है, के क्या है, के है आपका कांस्टेंट फॉर एंड रिस्ट्रेंट कंडीशन, कांस्टेंट फॉर एंड रिस्ट्रेंट कंडीशन। इन रेस्टेंट कंडीशन के लिए क्या है, कांस्टेंट है, यानी के का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो अब हम इंड कंडीशन के बारे में देखने जा रहे हैं, है ना। सो इंड रेस्टेंट कंडीशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज इंड रेस्ट्रेंट कंडीशन। इंड रेस्टेंट कंडीशन, ठीक है, इंड रेस्टेंट कंडीशन। तो इसके लिए एक टेबल बनाइए, टाइप ऑफ सपोर्ट, उसके बाद लिखिए पोजीशन, और यू कैन से इसको ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन। और थर्ड कॉलम में लिखिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन को एक नाम और दिया गया है, क्या, रोटेशन। एक नाम इसका और क्या है, रोटेशन, है ना। एक नाम इसका गया है रोटेशन, है ना। तो देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ सपोर्ट में हम
देखने जा रहे हैं फिक्स सपोर्ट। कौन सा देखेंगे? फिक्स सपोर्ट, है ना। फिक्स सपोर्ट कहने का क्या मतलब है? कुछ ऐसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो अब सोचिए, है ना, फिक्स सपोर्ट है जो ना तो ट्रांसलेशन अलाउ करता है और ना ही रोटेशन अलाउ करता है ना। ना तो वो ट्रांसलेट होने देगा, है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना तो मूव होने देगा और ना तो उसको रोटेट होने देगा। ना तो वो क्या करेगा? रोटेट होने देगा नहीं, क्योंकि क्या इस तरह से होल्ड करके रखता है, तो ना तो इसको रोटेट होने देगा और ना ही इसको ट्रांसलेट होने देगा, है कि नहीं। तो इस केस में क्या लिखेंगे? दोनों एंड क्या हो गया? रिस्ट्रेंड हो गया। दोनों केस में क्या हो गया? मतलब ट्रांसलेशन में भी रिस्ट्रेंड हो गया, ट्रांसलेशन में भी क्या होगा? रिस्ट्रेंड हो जाएगा, और डायरेक्शन यानी रोटेशन में भी क्या हो जाएगा? रिस्ट्रेंड हो जाएगा। रिस्ट्रेंड मीन्स बांध कर रखना, है ना, बांध कर रखना। रिस्ट्रेंड हो जाएगा, बहुत अच्छा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, है ना, हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट, हिंज बोले या पिन बोले, एक नाम और है इसका पिन सपोर्ट, है ना। कोई हिंज सपोर्ट बोले या पिन सपोर्ट बोले, बोथ आर सेम। एक ऐसा होगा, एक कुछ इस तरह से होगा, इसके आगे कंटिन्यू होगा, है ना। तो अब देखिए पिन सपोर्ट क्या करेगा? पिन सपोर्ट क्या करेगा? ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करने देगा, है ना। पिन सपोर्ट जो होगा क्या होगा? मतलब ट्रांसलेशन में अलाउ नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन में वो इस तरह से मूव करना अलाउ करेगा, है ना। चूंकि पिन है ना, तो ये मूवमेंट क्या करेगा? अलाउ करेगा, है ना। ये मूवमेंट क्या करेगा? अलाउ करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, है ना। तो आपका मतलब पोजीशन में क्या होगा? अभी भी ये फिक्स टाइप का बिहेव करेगा, है ना। तो क्या हो गया? रिस्ट्रेंड हो गया, रिस्ट्रेंड हो गया। जबकि रोटेशन में क्या हो गया? फ्री हो गया। रोटेशन में क्या हो गया? फ्री हो गया। थर्ड 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 क्या होगा? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट यानी गाइडेड रोलर, है ना। रोलर सपोर्ट बोले या गाइडेड रोलर बोले, ये कैसा होगा? पहले फिगर देख लीजिए इसका। ये 90 डिग्री क्यों बनाया है? इसका रीजन है, देखिए ये जो रोलर सपोर्ट है या गाइडेड रोलर है, ये आपका क्या होगा? ट्रांसलेशन में तो फ्री हो जाएगा, है ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, क्योंकि रोलर है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम फ्री लिखेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा? अभी भी रिस्ट्रेंड होगा। अभी समझाते हैं। रिस्ट्रेंड होगा मतलब रोटेशन अलाउ नहीं करेगा। ये ट्रांसलेशन तो अलाउ करेगा, लेकिन रोटेशन अलाउ नहीं करेगा। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? जनरली जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है ना, जनरली जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है, तो गडर के बॉटम में, मतलब गडर और कॉलम के बीच में क्या होता है? रोलर सपोर्ट होता है ना, ताकि वो क्या हो सके? फ्रीली है जो हल्का उसमें मूवमेंट हो सके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वो अलाउ कर सके, है ना। सो दूसरा बात कि और इसका घरेलू घर में कहाँ देख सकते हैं आप? जो टेबल के अंदर बॉक्स होता है उसको देखते हैं, बाहर खींचते हैं, अंदर करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है? वहां पर भी रोलर सपोर्ट होता है ना, वहां पर भी रोलर सपोर्ट होता है। तो इस तरह से वो मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो सकता है? मूव कर सकता है ना। तो ये आपका ये सब इसका क्या है? एग्जाम्पल है रोलर सपोर्ट का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का स्टोरी है जो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो आपका क्लास चल रहा है उसको आप लोग कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, है ना। तभी कंप्रेशन मेंबर आपको सही से समझ में आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब उसी में बताया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन।
थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे।